अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेर अली है और मैं इमिग्रेशन नेटवर्क सर्विस से आप लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूके विज़िट वीज़ा किस तरह फ़ाइल की जाती है। यूके विज़िट वीज़ा एप्लीकेशन में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है और किन चीज़ों पर आप लोगों का वीज़ा इशू होता है, किन चीज़ों पर रिफ्यूज़ होता है, एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर क्या देखता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। गौर से इस वीडियो को देख लीजिएगा और अगर आप लोगों को कोई इस बारे में कोई क्वेश्चन हुआ तो आप बेशक इस जो नंबर चल रहे हैं उस नंबर पे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो जनरली फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इसमें हम हर वो चीज़ कवर करेंगे जिससे एप्लीकेशन जो है वीज़ा आप लोगों की उसमें इशू होता है या आप लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, किन चीज़ों की वजह से रिफ्यूज़ हो सकता है। सबसे पहले हम उन चीज़ों को देख लेंगे जो वीज़ा ऑफिसर जो होता है, एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर, कि वो किन चीज़ों को एक्सपेक्ट करता है आपकी एप्लीकेशन में। तो तीन चीज़ें वो देखता है। एक आपकी इंटेंशन ऑफ विज़िट देखता है, आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट कि वो क्यों बंदा जा रहा है, विज़िट क्यों करना चाह रहा है। दूसरी चीज़ जो वो देखता है वो आपके फाइनेंसेस देखता है, क्लियर होनी चाहिए। तीसरी चीज़ जो वो देखते हैं कि आपके अपने होम कंट्री के साथ टाइज़ क्या है, क्या एमूवेबल कोई प्रॉपर्टी है, जो हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। सबसे पहले हम आते हैं आपके इंटेंशन पे। इंटेंशन मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ हो सकते हैं, जैसे कि एक बंदा टूरिज़म के लिए जा रहा है, या कोई बंदा मेडिकल विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहता है, एक बंदा बिज़नेस ट्रिप के लिए जा रहा है, वहाँ पे बिज़नेस कोई मीटिंग्स हैं, एक बंदा फैमिली, वहाँ पे एसेंशियल फैमिली टाइज़ को मेंटेन रखने के लिए जाना है। एक बंदे को वहाँ पे उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं, क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स हैं जी। और इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से लोगों को जाना पड़ता है। तो इसमें एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर क्या देखता है, हर कैटेगरी को हम एक एक करके डिटेल के साथ आप लोगों के सामने कोशिश करूँगा कि मैं सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करूँ। वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि सरसरी सा हर टॉपिक में लूँ कि जेन्युइननेस वो कैसे चेक करता है, आपकी इंटेंशन, आपके पर्पज़ किस तरह। अब अगर एक बंदा उसका पर्पज़ हो कि वो टूरिज़म के लिए यूके जाना चाहता है तो उसमें जेन्युइननेस चेक करते हैं। एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर देखता है कि आपकी प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, आप किसी और कंट्रीज़ में घूमे फिरे हैं या नहीं, आपकी प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री देखते हैं। और आपकी एक्सटेंसिव ट्रैवल हिस्ट्री, यू आर अ फ्रिक्वेंट ट्रैवलर और टूरिस्ट हैं, तो वो आपको वीज़ा दे देते हैं। फिर अगर नहीं है और आपने पाकिस्तान में भी घूमे फिरे नहीं हैं, आप किसी और कंट्री में ट्रैवल नहीं किया हो आपने, तो आपकी जो इंटेंशन है वो ब्लर हो जाती है। सिर्फ टूरिज़म के लिए अगर आपने जाना है कि मैं यूके ब्राउज़ करना चाहता हूँ, मैं यूके में घूमना फिरना चाहता हूँ, तो इट्स सिंपल टूरिज़म। और सिंपल टूरिज़म को जेन्युइननेस चेक करने के लिए वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री उसको देखनी होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर एक बंदा चाहता है कि वो मेडिकल पर्पज़ के लिए विज़िट करना चाहता है, उसकी पाकिस्तान में अपने होम कंट्री में उसकी ट्रीटमेंट जो है वो तकरीबन नामुमकिन हो, या डॉक्टर्स उसको रिकमेंड कर दे कि आप बाहर से इलाज कराएं, तो उसको चाहिए कि यहाँ के जो एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर चेक करता है वो चेक करता है कि यहाँ के डॉक्टर ने उसको क्या रिकमेंडेशन दी है, वहाँ पे उसने कौन सी अरेंजमेंट की है, डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बुक किया नहीं किया, इसके ऊपर कास्ट कितनी आएगी, डॉक्टर ने मेंशन किया है कि कितनी ड्यूरेशन की ट्रीटमेंट है। तो ये सारी चीज़ें जेन्युइननेस चेक करने के लिए वो देखता है। इसके अलावा अगर किसी की फैमिली, वहाँ पे किसी फैमिली को विज़िट करना हो तो उसमें जो जेन्युइननेस वो चेक करते हैं, क्या वहाँ पे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो कितने क्लोज़ रिलेशनशिप में है इसके साथ। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने अपने बहन भाई वहाँ पे हो या इस तरह के विज़िट करना हो तो उसमें वो देखते हैं। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्लोज़ रिलेशनशिप में ये नहीं हो सकता कि अगर किसी का हस्बैंड यूके में ब्रिटिश सिटीज़न हो या वहाँ पे काम करो, ये उसको विज़िट करने जाए। होता है, एग्जेम्पशंस इसमें भी हो सकती हैं, लेकिन बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं कि वो आपको वीज़ा दे दें इसके ऊपर, क्योंकि आप एक और रूट के लिए क्वालिफाई करते हैं, जैसे कि स्पाउसल वीज़ा या डिपेंडेंट वीज़ा है, उसके ऊपर आप जा सकते हैं और बजाय उसके आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करें तो ये थोड़ी सी मशकूक हो जाती है आपकी इंटेंशन। वो कहते हैं आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई क्यों नहीं करते, आप डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई क्यों नहीं करते, ठीक है। तो फैमिली जो विज़िट हैं, अक्सर माँ बाप अपने बच्चों को विज़िट करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। बहन भाई अपने बहन भाइयों को विज़िट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो ये इंटेंशन देखी जाती है कि हाउ क्लोज योर रिलेशनशिप इज़
और इसके अलावा कोई इस तरह की रिलेशनशिप तो नहीं है कि वो कोई और रूट के लिए क्वालिफाई करता और इस रूट के लिए अप्लाई करे। तो ये सारी जेन्युइननेस वो चेक करते हैं। अगर बिजनेस ट्रिप हो एक बंदे का तो उसमें चेक करते हैं वो कि वहाँ पे जो जिसके साथ उनकी मीटिंग्स हैं या बिजनेस ट्रिप के लिए जो जा रहा है वहाँ पे जो मीटिंग्स हैं, जो अरेंजमेंट है वो हुई है या नहीं हुई है, क्या उनकी कोई आपस में कन्वर्सेशन, ईमेल्स वगैरह हुई हैं, फ़ोन कोई उसने यूज़ किया है, किस पर्पज़ के लिए वहाँ पे, किस बिज़नेस पर्पज़ के लिए वो जा रहे हैं, सारी चीज़ें देखनी होती है। ठीक है। अच्छा, ये इंटेंशन वो देखते हैं। मैं वीडियो को लंबी नहीं करूँगा क्योंकि अगर मैं बहुत डिटेल में जाऊँ और एक एक चीज़ आपको डिटेल में डिस्कस करूँ तो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। स्पेसिफिक अगर किसी की इंक्वायरी वो बेशक हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री इनको हम इनिशियली गाइडेंस असिस्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है फ़ोन पे। अच्छा, इसके अलावा जो सेकंड चीज़ वो देखते हैं वो आपके फाइनेंसेस देखते हैं। देखिए, फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एक फैक्टर है जो कि तकरीबन 99% केसेस जो रिफ्यूज़ हो जाते हैं वो फाइनेंसेस की वजह से होते हैं। और फाइनेंसेस डजंट मीन कि आपके पास करोड़ों रुपए हो तो आपको वीज़ा मिल जाएगा और आपके पास करोड़ों ना हो तो वीज़ा नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। बल्कि फाइनेंसेस में जो वो मेनली चेक करते हैं वो कहते हैं आपकी सोर्स ऑफ इनकम कितनी है और इसमें आप खर्च कितना करते हैं, बचाते कितनी हैं, और इसके अलावा तो कोई फंड्स आपको नहीं आ रहे हैं जो कि मशकूक हो या आप उनको बताएं नहीं, बड़ी ट्रांजैक्शन हो। फॉर एग्जांपल, एक बंदे का जो इनकम है वो कोई एक 1.25 लाख रुपए उसकी इनकम है और उसके बैंक अकाउंट में जो पैसे पड़े हैं वो 12 लाख रुपए पड़े हैं और हर महीने उसको 1.25 लाख रुपए उसकी इनकम आती है जो बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है। और वो जो खर्च करता है उससे तकरीबन 1,01,000 रुपये खर्च करता है। ठीक है। बाकी बचते हैं 25-1 हज़ार रुपये उसके अकाउंट में पड़े रहते हैं। लेकिन इसके अलावा लास्ट 6 महीनों में इसके बैंक अकाउंट में कोई 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख की क्रेडिट्स आई हैं जो कि इसने बताया नहीं। अगर एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर को इसकी सोर्स नहीं बताई तो एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर की नज़र में आपके फ़ंड्स जो हैं वो डाउटफुल हैं और वो फिर ये कंसिडर करता है कि दीज फंड्स जो हैं ये आपके नहीं हैं, अपने नहीं हैं। ये फंड्स जब तक आप क्लैरिफाई नहीं करेंगे, उनको जस्टिफाई नहीं करेंगे, उनकी सोर्स जस्टिफाई नहीं करेंगे तो आपको वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ कर देंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट इसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट के अलावा अगर आपकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है तो उसमें भी आपने हर चीज़ अपनी सोर्स जो है कि आपके पैसे किस तरह जनरेट होती हैं, आपकी कंपनी किस तरह जनरेट करती है, इनकम किस तरह जनरेट होती है, बिजनेस बैंक स्टेटमेंट किस तरह चलाते हैं, पर्सनल बैंक स्टेटमेंट में किस तरह आप विड्रा करते हैं अपना प्रॉफिट। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपने क्लियर करके देनी होती हैं विद डॉक्यूमेंट्स, नॉट विद ओनली इन राइटिंग। सिर्फ राइटिंग नहीं, आपने लिख दिया, कवर लेटर में लिख दिया कि आपने उसको लिख दिया कि मेरे ये पैसे हैं, फलां जगह से आए, ये फलां से, इससे नहीं, विद एविडेंस आपने देने होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में 4-1 लाख रुपए आए हैं, किसी ने आपका लोन रिटर्न किया है तो आपने उसके अगेंस्ट एविडेंस देने हैं कि आपने कब पैसे दिए थे और कब इसने वापस कर दिए। और अगर आपने कोई गाड़ी बेची है उसके 20-1 लाख रुपए आए हैं तो आपने जस्टिफाई करना है और विद एविडेंस डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने कार जो सेल एग्रीमेंट है वो देनी है, परचेज सेल एग्रीमेंट वो देने हैं, जो पैसे आए हैं जिसके अकाउंट से, ठीक है, उससे डिक्लेरेशन लेनी है, अंडरटेकिंग लेनी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपने जस्टिफाई करनी है, डिमॉन्स्ट्रेट करनी है एक फ़ंड्स को आपने, ठीक है, इस्टेब्लिश करनी है कि आप दीज फंड्स आर माइन। अच्छा, ये फाइनेंसेस तो बहुत लंबे चौड़े हैं, मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ सरकमस्टांसेस होते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ इसको जस्टिफाई किया जा सकता है। देखिए, मैंने जस्ट आप लोगों की समझाने के लिए मैंने ये एक चंद मिसालें आपको दी कि किस तरह आप अपने फंड्स जो हैं वो जस्टिफाई करके उनको बता सकते हैं। अच्छा, तीसरी जो चीज़ है वो बहुत अहम है, वो है आपके अपने होम कंट्री के साथ टाइज़। और ज़्यादातर जो वो टाइज़ वो कंसिडर करते हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ है। फॉर एग्जांपल, आपका कोई प्लाट है, आपने उसकी अलॉटमेंट लेटर या कुछ दे दिया, या आपकी कोई ज़मीन है उसके डॉक्यूमेंट्स आपने दे दिए। फाइनेंशियल डिपेंडेंट भी बहुत बड़ी टाइज समझी जाती है कि आपके अगर फाइनेंशियल डिपेंडेंट पीछे रह जाते हैं तो वो भी टाइज में काउंट होता है। तो इस तरह की आपने टाइज शो करनी है आपने, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी ओवरऑल एप्लीकेशन है वो तो इन चीज़ों से कवर हो जाती है, लेकिन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि आप किस सीक्वेंस में अपनी एप्लीकेशन एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर को भेज रहे हैं और अपने सरकमस्टांसिस कवर लेटर में किस तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ डॉक्यूमेंट भेजने से एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर को समझ में नहीं आएगी बात।
तो उसके लिए चाहिए कि एक वेल डिटेल्ड कवर लेटर आप साथ में लगाएं जिसमें एक्सप्लेन करें अपनी इंटेंशन, अपने फाइनेंसेस, वहाँ पे एकोमोडेशन, यहाँ वहाँ होटल बुकिंग हो, या वहाँ पे अगर आपके जो रिलेटिव्स हैं उनसे जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है स्पेसिफिक, तो वो चाहिए, वो आप उसमें एक्सप्लेन करें, उसमें शो कर दें, आप इस्टेब्लिश करें कि वहाँ पे उनके पास सफिशेंट स्पेस है आपके लिए, वो आपको एकोमोडेट कर सकते हैं एंड मेंटेन भी रख सकते हैं। और अपनी टाइज उसमें एक्सप्लेन करें, अपने फाइनेंस एक एक चीज़ उसमें एक्सप्लेन कर दें आप उनको विद एविडेंस, विद डॉक्यूमेंट्स, और उसमें डॉक्यूमेंट शो कर दें मैंने ये डॉक्यूमेंट आप लोगों को लगा के। क्योंकि अगर पूरे डॉक्यूमेंट्स आप किसी के सामने भी रख दें और उसके सामने वो डॉक्यूमेंट पड़े हो तो उसको समझ नहीं आएंगे आपके सामने, जब तक आप उसको बताएंगे नहीं कि ये डॉक्यूमेंट इस चीज़ का है, ये डॉक्यूमेंट इस चीज़ का है। तो एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर भी इंसान होते हैं, उनको भी बताना होता है कि मेरे ये डॉक्यूमेंट मैंने प्रोवाइड किया और ये डॉक्यूमेंट इस एविडेंस जो है अगेंस्ट मैंने इसके ये एविडेंस मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपने एक वेल कवर लेटर में वेल डिटेल्ड आपने एक्सप्लेन करके देने हैं, तभी आपको वो वीज़ा इशू करेगा। इसके अलावा अगर किसी की टाइज में कमी है तो वो भी कवर हो सकते हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कवर होता है और सरकमस्टांसिस पे डिपेंड करता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि हमेशा एक एक्सपर्ट की ओपिनियन लिया करें, अपनी तरफ से खुद एप्लीकेशन के एक्सपर्ट होता है। आप जितने भी अपनी एप्लीकेशन पे जितनी भी कोशिश करें, वो जो एक्सपर्ट होता है वो जिस तरह आपके लिए एप्लीकेशन बनाता है उससे बेहतर आप एप्लीकेशन नहीं बना सकते, क्योंकि एक दफ़ा यस या नो करने से आप 10 ईयर बैन भी हो सकते हैं। तो इसलिए एहतियात करें, अपनी एप्लीकेशन हमेशा महफूज हाथों में दें और एजेंट्स लोगों से बचें जो जेरीज़ के सामने खड़े होते हैं, 2000-3000 में आपकी एप्लीकेशन फिल करके वो डालते हैं, तो इससे बिल्कुल बचें। और क्योंकि ये आपको बैन करवा सकते हैं, आगे आप उनको ढूंढ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो कहेंगे जिस बंदे ने आपको एप्लीकेशन फिल करके दी उसको ले आओ ताकि हम आपका बैन हटा सकें, तो वो बंदा किधर ढूंढने गया पैरा। तो कोशिश करें कि अपनी एप्लीकेशन महफूज हाथों में ऐसे लोगों को दे जो वेल क्वालिफाइड हो, जो क्वालिफाइड भी हो और एक्सपर्ट भी हो, उनको एक्सपीरियंस भी हो। अच्छा, इन सारी चीज़ों के अलावा अगर फिर भी आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है, उसके बाद क्या करना है, और अगर आपको लगता है कि आपका जो रिफ्यूज़ल है वो बेसलेस है और एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर ने गलती की है, तो उस पे एक और वीडियो में बनाऊंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें मैं डिटेल बहुत सारे एग्जांपल्स भी आपको दूंगा कि बहुत सारे रिफ्यूज़ल लेटर मैं अपने पास रख के आप लोगों को एक एक चीज़ उसमें बताऊंगा कि किस किस वजह से इसका रिफ्यूज़ल आया था और फिर उसके बाद हमने क्या किया, इनको वीज़ा लगा के दे दिया। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।